कंपटीशन क्लास में आपका स्वागत है। आपका मोस्ट वेलकम है। पिछले कुछ दिन से हम भारतीय संविधान के भी हमने कुछ टॉपिक पढ़े थे, राष्ट्रीय जी के भी पढ़ा था हमने। तो आज मैं आपको भारत में केंद्र सरकार के जो प्रमुख आयोग है, संवैधानिक और गैर संवैधानिक, आज से मैं आपको पढ़ाने का शुरू कर रही हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। बात करते हैं फ्रेंड्स इनकी स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आप हमें ये पता लगाना है कि एक संवैधानिक संस्था है या गैर संवैधानिक संस्था है या संवैधानिक संस्था है। तो याद रखना फ्रेंड्स कि जो हम टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये एक सांविधिक आयोग है। ये क्या है? एक सांविधिक आयोग है। तो लिखेंगे हम, यह एक सांविधिक आयोग है। यह एक सांविधिक आयोग है। किसकी बात कर रहे हैं हम? मानवाधिकार आयोग की सांविधिक आयोग है, या हम ये कह सकते हैं कि ये वैधानिक आयोग है। क्या है? वैधानिक आयोग। अब एक प्रश्न हमारा इंपॉर्टेंट ये बनता है कि सांविधिक आयोग किसको कहेंगे? भाई संवैधानिक होते हैं जिनका संविधान में उल्लेख होता है, गैर संवैधानिक होते हैं जिनका संविधान में उल्लेख नहीं होता है। तो ये गैर संवैधानिक प्रकृति का है, लेकिन कैसा है? सांविधिक, क्योंकि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में इसका उल्लेख नहीं है। इसको हमने नाम दिया है सांविधिक। तो फ्रेंड्स आपको ये बताना है कि सांविधिक है क्या, किस तरह से इसको सांविधिक का दर्जा दिया गया। याद रखना, इसका जो गठन किया गया था वो संसद के द्वारा, किसके द्वारा? संसद के द्वारा अधिनियम बनाकर किया गया। संसद के द्वारा अधिनियम बनाकर, यानी किसने अधिनियम बनाया था इसके लिए? संसद ने। इसलिए इस अधिनियम को अपन ने क्या नाम दे दिया है? सांविधिक आयोग। कौन से आयोग की बात कर रहे हैं हम? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ये संवैधानिक नहीं है, सांविधिक आयोग है। सांविधिक नाम इसलिए दिया है क्योंकि इसका गठन संसद में अधिनियम बना करके किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब आपको एक चीज मैं बता देती हूँ, ये तो है हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। क्या है? मानवाधिकार। और एक होता है मूल अधिकार। इन मानवाधिकार और मूल अधिकार में क्या अंतर है? देखो, मूल अधिकार, मूल अधिकार क्या है और मानवाधिकार क्या है? देखो, मूल अधिकार तो ये है जो किसी भी देश के, किसी भी देश के नागरिकों को प्राप्त होते हैं। किसी भी देश के नागरिकों को प्राप्त। अब यहाँ किसी भी देश से तात्पर्य अपने यहाँ पर किसका है? भारत। ये मत मान लेना कि किसी भी देश का नागरिक अपने यहाँ पर आ जाएगा और उसको मूल अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। जिस देश की बात कर रहे हैं उस देश से संबंधित है कि किसी भी देश के केवल और केवल नागरिकों को ही मूल अधिकार प्राप्त होते हैं। और जो मानवाधिकार होते हैं, ये मानवाधिकार नाम से पता लग रहा है मानव के अधिकार, तो ये एक मनुष्य मानव होने के नाते प्राप्त होता है। अर्थात चाहे बाहर से कोई व्यक्ति आए, चाहे अपने यहाँ का व्यक्ति हो, ये सभी को प्राप्त होते हैं। ये सभी को प्राप्त, सभी को प्राप्त। समझ रहे होंगे ना इस चीज को? चाहे बाहर का भी कोई व्यक्ति आकर के अगर अपने यहाँ पर रह रहा है तो उसको भी मानव अधिकार है, उसको भी मानवाधिकार प्राप्त है। लेकिन जो मूल अधिकार होते हैं वो केवल किसी देश के नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं। अब देखो, जो मानवाधिकार है इसकी प्रकृति, इसकी प्रकृति कैसी होगी? सार्वभौमिक, यानी ये सभी लोगों को प्राप्त होते हैं। और ये मूल अधिकार है वो केवल देश के नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं। हालांकि कुछ मूल अधिकार हैं ऐसे जो देशी और विदेशी सभी लोगों को प्राप्त होते हैं, इनको अफवाह स्वरूप है। केवल हमें यहाँ पर एक अंतर स्पष्ट करना था कि ये तो केवल देश के नागरिकों को, और ये जो बाहर से आने वाले व्यक्ति हैं उनको भी प्राप्त होते हैं। इनकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? सार्वभौमिक। किसकी प्रकृति? हमारे मानव अधिकारों की। बात खत्म इनकी। और एक चीज देखो, जो मूल अधिकार होते हैं क्या वो वादियोग्य हैं? क्या मूल अधिकारों को उल्लंघन करने पर किसी को सजा दी जा सकती है? हाँ। तो मूल अधिकार क्या है? वादियोग्य है। और जो ये मानवाधिकार है इनकी प्रकृति नीति निर्देशक तत्वों के समान होती है, अर्थात वो वादियोग्य नहीं होते।
में अध्यक्ष इसका कौन है। देखिए वो शॉर्ट में मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन सारी चीजें आपको तभी अच्छे से समझ में आएंगी तब आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे। देखिए डायग्राम के माध्यम से समझते हैं हम इसको। ये मैंने एक बीच में गोला बना दिया है आपको, ये हमारा गोला बन गया है और इस गोले को मैंने नाम दे दिया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसको शॉर्ट में अपन NHRC कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? NHRC, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। देखो अब बात करते हैं हम इसकी कि स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना कब हुई थी? याद रखना 1993। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993। अब याद रखना जब इसकी स्थापना हुई थी, मैं इसी के साथ एरो लगा रही हूं तो ध्यान रखना इससे संबंधित है। जब इसकी स्थापना हुई थी इसमें सदस्य थे 1 + 8 बराबर 9, यानी एक तो अध्यक्ष हो गया और 9 क्या हो गए? सदस्य। 8 क्या हो गए? सदस्य। टोटल संख्या कितनी हो गई है इसकी? 9। अब अपन करते हैं वर्तमान की बात। वर्तमान सदस्य, वर्तमान सदस्य बताइए कितने हैं? 10। इसमें हमें करना है 1 + 9 बराबर 10, यानी वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं? 10। एक तो अध्यक्ष हो गया और 9 क्या हो गए? सदस्य। बस इतना सा ही परिवर्तन हुआ। देखिए फिर हम इसकी बात करते हैं अध्यक्ष की। तो एरो मैंने कहां पर लगाया है? स्थापना के समय में, यानी पहला अध्यक्ष कौन था? पहला अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र। इसकी बात करते हैं हम, कौन था? रंगनाथ मिश्र। किसका अध्यक्ष है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो पहला अध्यक्ष था वो कौन था? रंगनाथ मिश्र। अब हम बात करते हैं वर्तमान की, तो मैंने यहाँ एरो लगाया है। कौन है? HL दत्तू। HL दत्तू। ये बात हो गई है गठन के समय अध्यक्ष था जिसकी, और जो वर्तमान में अध्यक्ष है उसकी। अब देखो फ्रेंड्स हम बात करते हैं, चाहे इसकी पूछ है चाहे इसकी पूछ है, दोनों को सम्मिलित लिख दिया है मैंने कि इनकी नियुक्ति कौन करता है। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? याद रखना है आपको, राष्ट्रपति। इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। एक और प्रश्न मैं यहाँ लिख देती हूँ, उसके बाद बताऊंगी कि राष्ट्रपति नियुक्ति कैसे करता है। हटाएगा कौन? चाहे ये हो चाहे ये हो। हटाना कौन हटाएगा? हटाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति। हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। नियुक्ति भी कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। अब एक चीज याद रखना, क्या राष्ट्रपति खुद की इच्छा से हटा देगा? नहीं, राष्ट्रपति खुद की इच्छा से नहीं हटाएगा। किससे जांच करवाएगा? किससे जांच करवाएगा? केंद्र का आयोग है, तो राज्यों में मत कर देना इसको। राष्ट्रपति इसकी जांच करवाएगा सर्वोच्च न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय से, सॉरी, राष्ट्रपति इसकी जांच किससे करवाएगा? सर्वोच्च न्यायालय से। और फिर यदि व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसको पद से हटा दिया जाता है। ठीक है, इतना याद रहेगा। और ये बताओ मुझे, हटाएगा कैसे? क्या अधिकार है? मतलब कौन से आधार पर उसकी जांच करवाएगा? देखो 2 पॉइंट होते हैं इसके लिए, चाहे अपने राष्ट्रपति जी हो चाहे उपराष्ट्रपति हो चाहे कोई भी हो, 2 पॉइंट होते हैं हटाने के लिए। मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक तो है कदाचार और दूसरा है अक्षमता। एक तो है कदाचार और दूसरा क्या है? अक्षमता। इनके आधार पर राष्ट्रपति को लगे कि ये व्यक्ति ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय से जांच करवाएगा और उसके बाद उन्हें वो हटा देगा। एक और पॉइंट मैं आपको यहाँ बता देती हूँ जो सम्मिलित रूप से रहेगा, चाहे वर्तमान का पूछे चाहे पहले का पूछे। इनका कार्यकाल क्या है? इनका कार्यकाल क्या है बताइए? 5 या 70 वर्ष। 5 या 70 वर्ष। समझ रहे होंगे आप इस चीज को? या तो काम करते हुए उसको कितने साल हो जाए? 5 वर्ष, या उससे पहले उसकी आयु है वो कितनी हो जाए? 70 वर्ष। तो इतने व्यक्ति, इतने समय तक कोई व्यक्ति है वो काम कर सकता है। किसकी बात कर रहे हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और जो उनके सदस्य होते हैं। चाहे अध्यक्ष का कार्यकाल पूछे चाहे हमें सदस्यों का कार्यकाल पूछे,
हमें यही 5 या 70 वर्ष करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इस टॉपिक में और आगे बढ़े। आगे देखते हैं इस टॉपिक में। टॉपिक हमारा कोई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग चलेगा। अब मैंने आपको भी बताया था कि इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाएगी इनकी नियुक्ति? राष्ट्रपति। लेकिन याद रखना, राष्ट्रपति अकेले इनकी नियुक्ति नहीं करता है। राष्ट्रपति कुछ व्यक्तियों की सहायता से, जिसको कोलेजियम कहा जाता है, कि कोलेजियम की सलाह से या कोलेजियम की सलाह पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो देखो, याद रखना, इसका जो अध्यक्ष होता है, वो कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय का भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश। कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय का भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश। किसकी बात कर रहे हैं हम? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की, कि सर्वोच्च न्यायालय का जो भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश होगा वो इसका क्या होगा? अध्यक्ष होगा। अब हम बात करते हैं सदस्यों की। किसकी बात करेंगे? सदस्य जो वर्तमान में कितने हैं? 9। हाँ, वर्तमान में कितने हैं? 9। एक प्लस 9 है ना, तो एक तो अध्यक्ष हो गया और 9 क्या हो गए हैं? सदस्य। अब जो सदस्य हैं कितने हैं? 9। वर्तमान की बात कर रहे हैं। आप चाहे अध्यक्ष और सदस्य, नियुक्ति किसके द्वारा की जानी है? राष्ट्रपति जी के द्वारा। मैंने आपको भी बता दिया है। अब याद रखना, इसमें जो सदस्य होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। सदस्यों के प्रकार कितने होते हैं भाई? 2। ये याद रखना, अधिकतम सदस्यों की संख्या है ये 9। अधिकतम सदस्यों की संख्या है। 2 प्रकार के होते हैं। एक नंबर पे तो होते हैं पदेन सदस्य। क्या होते हैं? पदेन सदस्य। और दो नंबर पे होते हैं स्थायी सदस्य। समझ रहे होंगे पदेन और स्थायी का मतलब तो आप क्या है? यानी वो पदेन का मतलब है कि वो किसी और पद पर भी काम कर रहे हैं और इसके भी सदस्य हैं। तो क्या आप बताएंगे पदेन सदस्य कौन कौन से होते हैं? पदेन सदस्य कौन कौन से होते हैं? याद रखना, मैं लिखना शुरू करती हूँ इसको। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष। समझ गए? कोई महिला आयोग के अध्यक्ष पर भी है और उसके पास में मानवाधिकार आयोग की भी वो क्या है? सदस्य। दूसरा है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष। ठीक है। तीसरा राष्ट्रीय, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, एससी आयोग का अध्यक्ष, यानी अनुसूचित जाति का अध्यक्ष। और 4 नंबर पे है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, जिसको अपन एसटी बोलते हैं, का अध्यक्ष। ये 4 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इसके पदेन सदस्य होते हैं। उसके बाद बात किसके करेंगे हम? स्थायी सदस्यों की, कि स्थायी सदस्य है वो कौन कौन होते हैं, बताइए आप। देखो, 1 नंबर, बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। सर्वोच्च न्यायालय का स्थायी सदस्यों की बात कर रहे हैं हम। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। एक चीज याद रखना, सर्वोच्च न्यायालय का ये वर्तमान में कोई न्यायाधीश भी हो सकता है या रहा हो। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या रहा हो। समझ गए ना इस पॉइंट को? चाहे तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या पहले वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। एक स्थायी सदस्य आ जाएगा। दूसरा है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यहाँ तो ये न्यायाधीश था सर्वोच्च का, और उच्च न्यायालय का क्या आएगा? मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। समझ गए? वही दोनों बार रहा हो, तो हो या रहा
विशेषज्ञ हो, मामलों के विशेषज्ञ। ठीक है, ये पॉइंट भी। मानवाधिकार आयोग मामलों के जो विशेषज्ञ होंगे वो 3 व्यक्ति हैं, वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य होंगे। और सदस्य कैसे होंगे? वो स्थायी सदस्य। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, ताकि मैं आगे और थोड़ा 2-4 पॉइंट इसके बारे में आपको बता सकूं। मैं है, स्थापना कब हुई है इसकी, अध्यक्ष कौन है, पहला कौन था, वर्तमान में कौन है, और इनका कार्यकाल क्या होता है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब मैं इसे पेश करती हूँ और आगे के 2-4 पॉइंट और बनते हैं वो आपको भी यही क्लियर करा देती हूँ आपको। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि मैं रोज आपसे एक ही बात कहती हूँ। यदि आपने वीडियो बीच में छोड़ दिया तो हो सकता है आगे आने वाले कॉम्पिटिशन एग्जाम में हमारे इससे आगे जो मैं आपको पॉइंट बताने के लिए जा रही हूँ टॉपिक से संबंधित, वहां से क्वेश्चन है जो पूछ लिया जाए। अब देखो, एक चीज मैंने आपको और बताई थी, और शायद वही चीज हमारे लिए यहाँ विशेषता इंपॉर्टेंट है, कि मैंने आपको बताया कि इसकी नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। तो क्या राष्ट्रपति स्वयं इसकी नियुक्ति के लिए स्वतंत्र है या किसी की सहायता भी लेगा? सहायता भी लेगा। तो देखिए, नियुक्ति कौन कर रहा है? नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, कॉलेजियम द्वारा। राष्ट्रपति जिसकी नियुक्ति कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं वो, एक कॉलेजियम द्वारा। अब ये राष्ट्रपति जिस कॉलेजियम की सलाह ले रहे हैं, इसकी सहायता से जो वो नियुक्ति कर रहे हैं, इस कॉलेजियम में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, यानी इसके सदस्य कौन होते हैं। देखो, एक तो होता है लोकसभा अध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है ये और बहुत इजी भी है। एक सदस्य कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। दूसरा, लोकसभा में विपक्ष का नेता। लोकसभा में विपक्ष का नेता दूसरा सदस्य है, लोकसभा में विपक्ष का नेता। तीसरा होता है, यहाँ ध्यान देने की बात आपको, राज्यसभा का सभापति मत कर देना आप यहाँ, राज्यसभा का उपसभापति। तीसरा सदस्य कौन है? राज्यसभा का उपसभापति, यानी उपराष्ट्रपति भाग नहीं लेगा इसमें। और चौथा है, राज्यसभा का विपक्ष का नेता। राज्यसभा का विपक्ष का नेता। ये चारों के चारों जो व्यक्ति होते हैं ये कॉलेजियम में शामिल होते हैं, यानी राष्ट्रपति इन चारों की सलाह से जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है उनकी नियुक्ति करता है। अब मुझे आप एक पर्सन इंपोर्टेंट और बताओ, क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की पुनर्नियुक्ति हो सकती है? नहीं हो सकती। याद रखना, इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं होती है, पुनर्नियुक्ति नहीं होती है। चाहे अध्यक्ष की बात करें और चाहे अध्यक्ष की नहीं होती है। अगर सदस्य हो ना तो सदस्य को तो अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन अध्यक्ष की दोबारा इस पद पर पुनर्नियुक्ति का कोई भी प्रावधान नहीं है। 98 वाला है, मैंने आपको बता दिया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से जांच कराकर कदाचार और अक्षमता के आधार पर उन्हें हटा सकता है। अब लास्ट इसके अंदर जो पॉइंट बचता है वो है इनके कार्य, जो मैं आपको मात्र 2 लाइन में बता देती हूँ, उसको ज्यादा विस्तार से करने की हमें आवश्यकता नहीं है कि इनके कार्य क्या है। संसद द्वारा इनको जो मानवाधिकार से संबंधित काम सौंपे जाते हैं उनका क्रियान्वयन करना कार्य है। संसद द्वारा सौंपे गए, शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, संसद द्वारा सौंपे गए कार्यों को क्रियान्वित करना। और संसद इनको कौन से काम सौंपेगी? जो मानवाधिकारों से संबंधित होंगे वो काम ही संसद के द्वारा इन्हें सौंपे जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, ताकि और आगे मैं आपको इनके बारे में बता सकूं। 1-2 काम और हैं इसके। देखिए, कार्य पढ़ रहे हैं, संसद ने इनको जो कार्य दिए हैं मानवाधिकार से संबंधित वो काम ये करेंगे। इसके अलावा एक चीज याद रखना है कि ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, कार्य हम पढ़ रहे हैं, क्या ये किसी व्यक्ति को खुद सजा दे सकता है? याद रखना, किसी भी व्यक्ति को
को सजा नहीं दे सकता, किसी भी व्यक्ति को सजा नहीं दे सकता। किसकी बात कर रहे हैं हम? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। तीसरा पॉइंट है कि जो जेल होती है उन जेलों का निरीक्षण कर लेते हैं। बंदी गृह लिख देती हूं मैं। बंदी गृहों का निरीक्षण करना, बंदी गृहों का निरीक्षण करना। और ये जो काम होता है ये किसके पास होता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास में। और प्रचार प्रसार हेतु सेमिनार आयोजित करना, किसके प्रचार प्रसार के लिए? मानवाधिकार, मानवाधिकारों के प्रचार के लिए, मानवाधिकारों के प्रचार के लिए सेमिनार, सेमिनार का मतलब होता है बैठके के लिए सेमिनार आयोजित करना, सेमिनार आयोजित करना। किसका काम है ये? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का, या अपन कह सकते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। और पांचवा है सम्मन जारी करना, सम्मन जारी करना। सजा नहीं देगा वो, सम्मन जारी करना है, कार्य और शक्तियों में आती है। फिर शपथ पत्र पर गवाही लेना, शपथ पत्र पर गवाही लेना। ये सारे काम जो हम पढ़ रहे हैं वो किसके हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। और एक चीज और याद रखना, जो पीड़ित पक्ष होता है, मानवाधिकार से पीड़ित है, पीड़ित पक्ष को मुआवजा राशि दिलाना, देता नहीं दिलवाता है। पीड़ित पक्ष को मुआवजा राशि दिलाना, लेकिन ये किसी भी प्रकार का इसके द्वारा दंड नहीं दिया जाता है। एक और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन देखो, ये जितने भी कार्य इसके द्वारा किए जा रहे हैं ये केवल 1 वर्ष तक के मामलों में किए जाते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार के द्वारा जो कार्य है 1 वर्ष से पुराने मामले होंगे उसमें ये काम नहीं करेगा। ध्यान रखना, 1 वर्ष तक के ही मामलों को देखता है। 1 साल से पुराने जो मामले हैं उनके बारे में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास में कोई भी शक्ति नहीं होता है। एक लास्ट इंपोर्टेंट पर्सन, किसके द्वारा एक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा एक पत्रिका निकाली जाती है, उस पत्रिका का क्या नाम है? उस पत्रिका का नाम है नई दिशाएं। क्या नाम है? नई दिशाएं। ये पर्सन इंपोर्टेंट है। एक चीज और याद रखनी है आपको कि राष्ट्रीय मानवाधिकार यानी अध्यक्ष और सदस्य के विरुद्ध यदि कोई दूसरा आदमी इनके विरुद्ध मुकदमा दायर कर दे तो ये उसकी जांच भी स्वयं ही कर सकते हैं। और 1 साल से पुराने मामलों को ये लोग नहीं देखेंगे। और एक चीज और याद रखना कि जो अभी मैंने बताया था ना, शपथ पत्र पर जो गवाही ली जाती है वो गवाही वो ऑडियो और वीडियो किसी भी रूप में ले सकते हैं। और 1 साल से ज्यादा मामले नहीं देखेंगे। 1 साल से पुराना जो मामला होगा उसके बारे में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास कोई भी शक्ति नहीं है। और एक चीज याद रखना, जो अपराधी होता है उस अपराधी को सजा देने की सिफारिश भी ये न्यायाधीश के समक्ष कर सकते हैं कि इसको इस तरह से सजा दी जाए। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये मैंने आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में पढ़ाया है, जो हमारे काफी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था। फ्रेंड्स, आपने मेरी वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।